प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। जैसा कि आज स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का सेशन कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और उनके लिए बहुत ही अच्छा एक मॉडल पेपर विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का यहाँ पर हम लेके के आए हैं। अब करना क्या है, आपको इस पेपर को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है। शायद आपकी परीक्षा होने वाली हो, तो यदि इस पेपर को आप तैयार कर ले जाते हैं तो आपको उस आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि हमको भी क्या क्या इसमें तैयार करना बाकी बचा है। तो इसको जल्दी से आ जाइए जो है हमारे साथ में और देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है किसके बराबर? आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा? 18/5 मीटर प्रति सेकंड, 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 5/9 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो देखिए यहां पर आपको याद रखना कितना लिखना पड़ेगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। या हम ऐसे बोलें कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड के। अब जैसे दिमाग में बात आया कि इसको हम कैसे कर लेते हैं, तो देखो किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर और घंटा होता है, इसमें सेकंड कितने होते हैं? 3600 होते हैं, तो आप यहाँ पर 3600 लिख दीजिएगा। अब 2 जीरो हटा दीजिएगा, 5 इधर आ जाएगा, 2 से काटेंगे 18, तो हमारा राइट आंसर कितना मिल गया? 5/18 और यही हमारा करेक्ट आंसर है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है, वेग का मात्रक क्या है? तो वेग का मात्रक लिखा है मीटर, मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है और मीटर पर सेकंड देखिए 2 बार लिख दिया हुआ है, लिखा गया है, तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इसको चलिए मैं यहां पर ऐसा कर लेता हूं, गुणा निशान लगा देता हूं, तो मीटर सेकंड ये मात्रक गलत हो गया, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 नंबर ये है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएंगे? तो त्वरण तो होगा नहीं और दूरी भी नहीं है, बल भी नहीं है, तो त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है और दूरी तो 2 बिंदुओं के बीच जो है न्यूनतम विस्थापन क्या कहलाता है? दूरी कहलाएगा। और ये संवेग, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? संवेग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, ये पूछा गया है कि जड़त्व किस भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करता है? तो किस पर निर्भर करता है? देखिए ये लिखा है निर्भर करता है। पहला ऑप्शन दिया है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा है त्वरण और चौथा ऑप्शन है आवेग। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पर, द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आपको मात्रक लिखना है। मात्रक क्या है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या लिखेंगे? देखिए ये फॉर्मूला बनता है F = कैपिटल G m1 m2 अपान r²। तो यहां जब क्रॉस गुणा करेंगे तो F × r² अपान m1 m2 = कैपिटल G होता है। अब F क्या है? यहां पर बल के लिए है, तो बल क्या होगा? न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन हो गया। और मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, थोड़ा सा यहां पर ये मात्र गलत लिख गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इस तरह से यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 है भार का मात्रक क्या है? तो भार का मात्रक देखिए ये दिया हुआ है न्यूटन, तो भार का मात्रक न्यूटन होता है, ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया है संवेग, फिर वेग, दाब और घनत्व। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबोत लगने वाले बल को दाब कहते हैं, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपने 7 क्वेश्चन तो कर लिए
जो कि फिजिक्स से संबंधित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8 नंबर जो क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का है, और इसमें आपसे पूछा गया बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु जो कमरे के तापमान या सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के तापमान पर द्रव है, द्रव मतलब द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये मरकरी एक ऐसी धातु है, यहाँ पर लिखा सोडियम, ये गलत है, जिंक भी गलत है, सिल्वर भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मरकरी, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं पारा। ठीक है, ये पारा जो है ये साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आप इसको देखना चाहें तो जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर, ठीक है, उस थर्मामीटर में इस पारे का उपयोग किया जाता है। उसका कारण क्या है? पहली बात तो ये पारा जो है कांच की दीवार से चिपकता नहीं है, मतलब उसको जैसे टेम्परेचर कम होगा तो नीचे की तरफ गिर जाएगा, मतलब वो पारे की दीवार से चिपकेगा नहीं। दूसरा, पारा क्या होता है? चमकीला होता है। ये दो गुण है, इसलिए यहाँ पर जो है इसको भरा जाता है उसके थर्मामीटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा द्रव्य नहीं है? अब ये बताना है द्रव्य नहीं है। द्रव्य देखिए क्या होता है, द्रव्य वे हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनका कुछ आयतन होता है, द्रव्य कहलाते हैं। इसमें कहना द्रव्य नहीं है, तो बताइए मेज का भाई स्थान घेरती है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसका कुछ भार होता है। इसी तरह से कोई तेल है उसका भी है, ऑक्सीजन भी ये है, गैस है, लेकिन उष्मा जो है ये जो है द्रव्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिख रखा, निम्न लिखित में से ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन नहीं है? देखिए ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा तो नहीं पूछा गया है पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया नहीं है, तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से आयोडीन है, कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है। आयोडीन ये भी ऊर्ध्वपातन पदार्थ। अब ऊर्ध्वपातन पदार्थ होता क्या है? जो पदार्थों को हम गर्म करते हैं सीधे वो ठोस से द्रव में उसमें द्रव में ना कन्वर्ट होकर वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब ठोस से किस में बदल गया? वाष्प में बदल जाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं। और ये क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातज क्रिया कहलाती है। तो इसमें देखिए अमोनियम क्लोराइड में भी ये गुण पाया जाता है, कपूर में भी ऐसा होता है। कपूर को आप किसी बर्तन में रख के गर्म करना शुरू कर दीजिए तो पूरा क्या हो जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। लेकिन अमोनियम क्लोराइड, जिसको एक नाम से जानते हैं कौन सा? नमक, नमक में यह गुण नहीं पाया जाता है। नमक को आप किसी बर्तन में रख के गर्म करिए तो वो फिर द्रव में, मतलब वहां उसमें वाष्प में नहीं परिवर्तित होगा। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा? निम्नलिखित में से विषमांगी पदार्थ कौन है? विषमांगी का मतलब होता है, ऑप्शन दिया है पीतल, चीनी का विलयन, नमक का विलयन और रेत व जल का मिश्रण। विषमांगी का मतलब जिनको मिलाया जाए कि आपस में मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए पीतल ये विषमांगी मिश्रण है। ये आपसे पूछा विषमांगी मिश्रण है, ये पूछा जो मिल नहीं रहे हैं, यानी मतलब आप मिलाने पर मिलते नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए सी, चीनी का विलयन, नमक का विलयन। नमक में पानी डाल दीजिए, पानी में नमक डाल दीजिएगा, इसको आप हिला दीजिएगा तो पूरा गायब हो जाएगा, उसमें नमक आप ढूंढ नहीं पाएंगे कहाँ पर नमक इसमें है। यही हाल यहाँ पर चीनी में भी होता है। लेकिन रेत और जल के मिश्रण को आप मिलाएंगे, कितना भी इसको हिलाइएगा, ठीक है, वो एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, घुलेंगे नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं निम्नलिखित में से द्विसंयोजी आयन कौन है? द्विसंयोजी आयन कौन है? अमोनिया ये है, क्लोराइड ये भी है, एल्युमिनियम ये भी है, लेकिन कार्बोनेट ऐसा जो है ऑप्शन नंबर बी, ये द्विसंयोजी आयन है। ठीक है, तो द्विसंयोजी आयन कौन हो गया? कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन दिया है Na2SO4, Na2S, K2SO4 और NaSO लिखा है। देखिए के वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, पोटेशियम यहां पर दिया है। सोडियम सल्फाइड लिखा है, Na2S लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, तो बचा फिर कौन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ये है चालनी नलिका एवं साथी कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें? फ्लोएम में पाई जाती है, जाइलम में पाई जाती है।
या फिर रक्त में पाई जाती है। तो किसमें आप पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा आएगा। तो चालनी नलिका ये पाई जाती है किसमें? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये आती है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है जीवित कोशिका। यहां पर ध्यान रखना है किस कोशिका की बात करी है, मृत कोशिका है जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की है? ऑप्शन है पहला रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक और है रॉबर्ट ब्राउन और अल्टमान। तो कौन सा सही है ऑप्शन नंबर, ये आपको बताना है, ए या फिर बी या सी या फिर डी। तो जीवित कोशिका की खोज की है ल्यूवेनहॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 ये है कोशिका की रसोई किससे कहते हैं? कोशिका की रसोई ऑप्शन ए दिया है हरित लवक, गाल्जी काय, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? इसका आंसर दीजिए आप, ऑप्शन ए की ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। जरा आप लोग आंसर दीजिए, कोशिका की रसोई किससे कहेंगे? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 17 में यह है मृत कोशिका कौन है? ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी सही है? कौन सा सही है जरा ऑप्शन बताइए कौन सा है? तो मृत कोशिका स्क्लेरकाइमा है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 और 18 नंबर क्वेश्चन है स्नायु जोड़ता है पेशी से त्वचा में, अस्थि से अस्थि में, अस्थि से उपास्थि में या अस्थि से पेशी में। तो आंसर नंबर 18 देना है आपको, क्या है? ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अस्थि से पेशी में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्रोकैरियोट क्या है? ईस्ट है, जीवाणु है, पौधा या अमीबा है? क्या है ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीवाणु। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, अल्टमान और विर्चो ने की थी। तो ये आपको बताना है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, यहां पर देखिए ना मृत कोशिका की बात की है ना जीवित कोशिका की बात की, लेकिन यहां पर ल्यूवेनहॉक का वो नाम भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये तो हो गए 20 नंबर क्वेश्चन, आपने निपटा दिए जल्दी से। अब आते हैं खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न, समान तथा असमान गति को परिभाषित कीजिए। तो पहले गति क्या है यह समझ लें। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, क्या कहलाती है? गतिमान वस्तु कहलाती है। यानी कि समय के साथ साथ उसकी स्थिति लगातार बदल रही है तो कहलाती है उसकी कौन सी गति, उसमें क्या होती है? गति मानी जाती है। गति के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार, समान गति और असमान गति। यदि किसी वस्तु में समान समय में समान स्थिति परिवर्तित हो रही है, समान दूरी तय कर रही है, तो वो गति क्या कहलाती है? समान गति कहलाती है। ठीक है, जैसे हम बात कर लें घड़ी की सुइयों में, घड़ी की सुई चाहे सेकंड वाली हो, चाहे मिनट वाली हो, चाहे घंटे वाली हो, समान समय में समान चक्कर लगाती है। ठीक है, सेकंड वाली सुई क्या करती है? सेकंड वाली सुई एक पूरा मिनट में चक्कर लगाती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में पूरा, नहीं सॉरी, मिनट वाली जो सुई वो 1 पूरा घंटे में चक्कर लगाती है और घंटे वाली सुई 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। तो इसकी गति क्या हो गई? सामान्य गति हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए घड़ी में सेल थोड़ा कमजोर हो जाए, जिसको कहते हैं कि डाउन हो गया है, तो फिर क्या होगा? समय घड़ी सही नहीं बताएगी, तो गति कैसी हो जाएगी? असमान हो जाएगी। ठीक है, तो समान गति मालूम हो गई।
असमान गति क्या है? पृथ्वी का घूमना समान गति हो गई, ठीक है। असमान गति क्या है कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय नहीं करती है, गति क्या कहलाती है? असमान गति। जैसे हम चलते फिरते हैं तो कोई जरूरी नहीं हम समान गति से चलें, असमान गति से चलते हैं। वाहन से चलते हैं तो कभी तेज चलते हैं, कभी धीमे चलते हैं, तो कैसी गति हो गई? असमान गति हो गई, ठीक। तो शायद ये पता चल गया है असमान गति और समान गति क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ, एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकी गई है, 19.6 मीटर की दूरी को अधिकतम ऊंचाई तक जाती है, गेंद का प्रारंभिक वेग कितना है, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय कितना है। तो ये मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और इस वस्तु को क्या कर दिया है, आपने ऊपर की तरफ यहां पर फेंक दिया गया, ठीक। इस वस्तु को ऊपर की तरफ ऐसे फेंक दिया है और कितने मीटर अधिकतम ऊंचाई तक जाती है? ये गई यहां तक के और इसका मान है 19.6 मीटर, ठीक। तो यहां हम हाइट लिख लेते हैं कितनी, h का मान लिख लेते हैं 19.6 मीटर और g का मान यहां दिया नहीं है लेकिन अपनी तरफ से हम लिख लेते हैं 9.8। क्यों? क्योंकि 9.8 इससे कट जा रहा, ठीक है। 9.8 से 19.6 कट जा रहा है, क्योंकि g का मान, स्मॉल g का मान 10 भी लिख सकते हैं और 9.8 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। चलिए यहां तक का भी हो गया। अब कह रहे हैं कि उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। प्रारंभिक वेग u का मान पता करना है और गेंद देखिए जब फेंकेंगे तब तक ऊपर जाएगी, तब तक ऊपर जाएगी जब तक उसका अंतिम वेग 0 नहीं हो जाएगा। जब अंतिम वेग उसका 0 हो जाएगा तो वस्तु ऊपर नहीं जाएगी बल्कि वहीं से वापस आना शुरू हो जाएगी। तो हम अंतिम वेग क्या माने, यहां पर 0 हो गया। तो फार्मूला लगा दीजिएगा, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2gh। ध्यान रखना, यदि वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है तो जो फार्मूला आपने पढ़ा है वो यहां पर माइनस कर देंगे, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2gh। वैसे फार्मूला क्या आपने पढ़ा, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh भी पढ़ा है, ठीक है। तो अंतिम वेग यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। शुरुआत का वेग कितना हमको पता नहीं है, -2 लिख लीजिएगा, g की जगह पर आप 9.8 लिख दीजिएगा और h की जगह पे 19.6 लिखना है, 19.6। तो अब इधर पक्षांतर करिएगा तो माइनस u स्क्वायर हो गया, माइनस इसका गुणा करेंगे 2 और 9.8 का गुणा करेंगे तो 19.6 ही आएगा। कैसे जरा गुणा करिएगा, 2 8 16 के 6, यहां पर दशमलव लगा देंगे, ये 2 9 18 1 19 हो गया, गुणा 19.6। अब ये वाला माइनस इससे कट गया तो u का मान जब निकालेंगे तो देखिए ऊपर अंडर रूट लग जाएगा और 19.6 गुणा 19.6। अब देखिए आपको पता है यदि वर्गमूल निकालना है और अंडर रूट के अंदर दो अंक दिए हुए हैं सेम, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, u का मान होगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये निकल गया उस वस्तु का वेग कितना, 19.6 मीटर प्रति सेकंड रहा होगा, तभी जाके वो 19.6 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची है। चलिए ये हो गया। अब कह रहे हैं अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के दो फार्मूले हैं, चाहे हम लगा दें प्रथम समीकरण चाहे लगा दें दूसरा समीकरण। तो प्रथम समीकरण यहां लगा देते हैं, v इक्वल u माइनस जी टी, v इक्वल u माइनस जी टी। अंतिम वेग कितना, 0। मैंने अभी बताया कि वस्तु तब तक ऊपर जाएगी जब तक उसका अंतिम वेग 0 नहीं हो जाता है। तो यहां 0 लिख लीजिएगा, u का मान जो निकाला लिख लीजिएगा, कितना 19.6 निकाल लिया है, g की जगह पर 9.8 करिएगा और टाइम आप t लिख जाइएगा। पक्षांतर करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस, 9.8 इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू 19.6 भाग कर दीजिएगा एक बार और सीधा ये लग जाएगा 2 बार। तो t कितना निकल गया, 2 सेकेंड। तो इस तरह से क्या हुआ कि 2 सेकेंड में ये वस्तु जो है ये
19.6 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। तो ऐसे बोलें, यदि किसी वस्तु को आप 19.6 मीटर की 19.6 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वह 2 सेकंड तक ऊपर जाएगी। ठीक, कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी? 19.6 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बढ़ा सकते थे, वस्तु को नीचे आने में कितना समय लगेगा? वस्तु को नीचे आने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान रखना है, यदि कोई वस्तु जितने समय तक ऊपर जाती है उतने ही समय तक नीचे आती है। तो 2 सेकंड तक ऊपर गई तो 2 सेकंड तक के नीचे आई, तो कुल कितना समय लग गया? 4 सेकंड। फिलहाल ये क्वेश्चन यहां पर पूछा नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम और तृतीय नियम को लिखना। तो द्वितीय नियम ये कहता है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये था कि F समानुपाती m, F समानुपाती a। जब ये कि यहां पर m क्या रहे? m कांस्टेंट रहे, m स्थिर रहा, स्थिर रहा। ठीक, m में कोई परिवर्तन ना हो, तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है तो जितना ज्यादा हम बल लगाएंगे उतना ज्यादा उसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि F समानुपाती m, कितना? F समानुपाती m, लेकिन क्या रहे? जब a स्थिर रहे, a स्थिर रहे। ऐसे बोलें कि जो हल्की वस्तु है, कम द्रव्यमान की वस्तु है, हाँ, कि कम बल लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगा और ज्यादा बल लगाएंगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो ये दो बातें समझ में आ गई। इन दोनों को एक में मिला दीजिएगा, F समानुपाती m हो गया। कांस्टेंट लगा दी, यहां पर हटाई लगाइए तो ये बराबर निशान हट जाएगा, सॉरी समानुपाती का निशान हट जाएगा, बराबर निशान लग जाएगा और m इंटू ए हो गया। एक के का मान 1 लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये फार्मूला आपका जाना पहचाना, F इज इक्वल टू ma। ये है न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, अब तृतीय नियम क्या बताता है? तृतीय नियम क्या है? यदि किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है वह वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे जितना बल हम इधर लगा रहे हैं उतना ही बल उधर से इधर की तरफ ही लग रहा। इसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। क्रिया प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का नियम। तो ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब है गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करना है। तो गति का द्वितीय समीकरण आपको ये निगमन कर लेना है, और द्वितीय समीकरण है क्या वो हम आपको बता देते हैं। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब आता है अथवा क्वेश्चन इसके साथ लगा हुआ है। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग को आप P से लिखते हैं, P होता है m इंटू वी के बराबर। ठीक है, बात की जाए मात्रक की तो होता है इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। जब फिर से समझिएगा, प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ठीक है, और इसका मात्रक की बात करें तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला है त्वरण किसे कहेंगे? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये ए से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व को रो से या डी से भी लिखा जाता है, ये भी लिख दें यहाँ पे। संवेग को पी से लिखते हो तो मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पर देखिए, इसको डी से लिखते हैं या रो से भी लिखा जाता है। रो ऐसे बनता है इस तरह से। और ये त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहेंगे, या इसको ऐसे भी बोलेंगे A इज इक्वल टू डेल्टा V अपान डेल्टा टी। अब ये है क्या? ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। तो समांगी मिश्रण अभी हमने बताया
कि भैया जैसे हम किसी मिश्रण को मिलाते हैं, दो या दो से अधिक मिश्रणों को मिला दिया और फिर गायब हो गए, जैसे पानी में नमक आपने डाल दिया, समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, और पानी में आपने चीनी मिला दी, कैसा हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। अगला क्या कहना, द्रवों के 4 गुण लिखना है। तो द्रवों के 4 गुण क्या है, पहले तो इसका ये लिखना है, द्रवों का आकार और निश्चित नहीं होता है। मतलब ये बोलने के द्रवों का आकार, द्रवों का आकार आकार निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है। कैसे, जैसे आप किसी गिलास में पानी ले लीजिए, ठीक है, उसी को, तो उसका वो आकार क्या होगा, गिलास वाला होगा, बेलन के रूप में। उसी को उठा के आप प्लेट में डाल दीजिए, थाली में डाल दीजिए, तो उसका आयतन दूसरा हो जाएगा। उसी को उठाकर किसी तीसरे बर्तन में डालिए तो उसका आयतन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और द्रवों का घनत्व, द्रवों का घनत्व जो है कम होता है ठोस के कंपैरिजन में। ठीक है, अगला, धातुओं के 6 रासायनिक गुण लिखने हैं। तो रासायनिक गुण आपको धातुओं के 6 लिखने हैं। यहां पर आपको ये मोलर द्रव्यमान निकालना है, HNO2, और ये है CH2OH, ये आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पैंक्रियाटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में 4 अंतर लिखना है। तो आपको ये अंतर तैयार करना है, लिखना है, आपको यहां से तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिएगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में तो क्वेश्चन आना ही आना है, तो समझ लीजिएगा, नामांकित चित्र बनाना है। और फिर ऊतक की परिभाषा लिखनी है, और ये कितने प्रकार का होता है ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ऊतक की परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है। तंत्रिका कोश, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिएगा। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बताइए और इनके कार्यों का वर्णन भी कीजिए। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसका अथवा क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और चित्र बना करके कोशिका की परिभाषा भी लिखनी है। यानी वनस्पति कोशिका का नामांकित चित्र बना करके कोशिका की परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा पेपर तैयार करना है। ठीक है, सब कुछ आपको जो मैंने बताया है, कुछ जो नहीं बताया है वो सब कमेंट बॉक्स में देखिए, सब मिल जाएगा। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और तैयारी जरूर करते रहिएगा। तैयारी अच्छी ढंग से करेंगे तभी आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। रेगुलर वे में आप हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए फिर जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।